सेकेंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 15 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। कैन हाइगन्स प्रिंसिपल बी अप्लाइड ऑन साउंड एंड वाटर वेव? एक्सप्लेन। तो क्या हाइगन का प्रिंसिपल साउंड और वाटर वेव पे अप्लाई होता है? सवाल पैदा होता है कि सर इसके अलावा कहाँ पे होता है? लाइट में, क्योंकि हमने पढ़ा था लाइट में। हमसे पूछा गया क्या साउंड और वाटर में भी अप्लाई हो सकता है? तो आंसर बाद में करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि हाइगन प्रिंसिपल था क्या। जी बेटे, तो आपको यहां पर हाइगन प्रिंसिपल मिलेगा। इस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आपके पास लाइट का एक सोर्स है, मैं दोबारा बता रहा हूं, पहले मैं लाइट पे समझाऊंगा देन मैं आंसर करूंगा। लाइट का एक सोर्स है जहां से ये एक वेव फ्रंट निकला है, क्योंकि मैंने बताया था लाइट के वेव फ्रंट होते हैं। ठीक है, लाइट वेव है ना, तो यहां पर वेव है। तो ये पहला वेव फ्रंट है प्राइमरी वेव फ्रंट। अब हाइगन के अकॉर्डिंगली प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट काम करता है एक सोर्स का। सोर्स ऑफ व्हाट? सोर्स ऑफ स्मॉल वेवलेट्स नोन एज द सेकेंडरी वेवलेट्स, नोन एज द सेकेंडरी वेवलेट्स। तो हाइगन के मुताबिक प्राइमरी वेव फ्रंट के तमाम पॉइंट से छोटे छोटे वेव फ्रंट निकल रहे होते हैं, या वेवलेट्स निकल रहे होते हैं, सॉरी, जिनका नाम है सेकेंडरी वेवलेट्स। अगर मैं तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स को एक इन्वेलप से जोड़ दूं तो यूं आपके पास बनेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। यानी प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनता है ये हाइगन ने बताया। दोबारा बता रहा हूं, हाइगन के मुताबिक प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर तमाम पॉइंट सोर्स का काम करता है, उससे छोटे छोटे सेकेंडरी वेवलेट्स पैदा होते हैं। तमाम वेवलेट्स को, सेकेंडरी वेवलेट्स को जोड़ दिया जाए तो नया वेव फ्रंट क्रिएट हो जाता है, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। तो अब सवाल आता है, क्या ये साउंड और वाटर वेव पे भी अप्लाई होता है? बिल्कुल, यस, हाइगन प्रिंसिपल होता है, क्योंकि दे ऑल्सो वेव फिनोमिना, क्योंकि वो भी वेव फिनोमिना शो करते हैं। तो हाइगन के मुताबिक एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, पहला जो वेव फ्रंट है ना उसके ऊपर हर पॉइंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो वो सेकेंडरी वेवलेट का एक सोर्स होता है। इन द न्यू वेव फ्रंट इज द इन्वेलप ऑफ दिस वेवलेट। और नया वेव फ्रंट कैसे बनाना है? इन तमाम वेवलेट्स को इन्वेलप करके नया वेव फ्रंट बन जाएगा। जी, तो बेटे दूसरा सवाल देखें। वाई इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हेडलाइट्स ऑफ अ कार? एक कार की हेडलाइट्स होती है ना, तो वहां से इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों पैदा होता है आपने एक्सप्लेन करना है। तो आंसर इस बेटे, दूसरा अगर हम सवाल देखें ना, तो बात समझिएगा। एक कार से आने वाली अगर दो लाइट है ना, क्या वो दोनों लाइट इंटरफेरेंस करेंगी भी या नहीं करेंगी? नो, वो नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस तब होता है जब आने वाली दोनों वेव की जो फेज डिफरेंस है, यानी वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए ना, यानी वो कोहेरेंट होनी चाहिए। दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस, एंगल का फर्क क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और वे इसका मतलब है कि वेव्स कोहेरेंट होनी चाहिए। लेकिन हेडलाइट की लाइट्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, तो इंटरफेरेंस जनरली नहीं होती। तो कहता है एक्चुअली अ स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न इज नॉट नॉर्मली ऑब्जर्व फ्रॉम टू कार हेडलाइट्स। कार की दोनों हेडलाइट्स में से आने वाली लाइट का एक स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न नॉर्मली ऑब्जर्व ही नहीं होता। बिकॉज वजह यह है, लाइट सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट, क्योंकि वो लाइट एक कोहेरेंट सोर्स नहीं है। देयर फेजेस चेंज रेंडमली विद टाइम। और कोहेरेंट का मतलब है कि फेज डिफरेंस क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। लेकिन हेडलाइट का जो फेज है वो चेंज होता रहता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। देयरफॉर एनी इंटरफेरेंस पैटर्न रैपिडली डिसअपीयर, फौरन खत्म हो जाता है, या यूं कह लें कि पैदा नहीं होता। एंड कैन नॉट बी सीन, और वो हमें नजर भी नहीं आता। जी, तो बेटे अब सवाल तीसरा देखते हैं। वाई इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन सोप बबल्स? सोप की जब हमने बबल्स पढ़ी थी उसमें इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता था, बट नॉट ऑन विंडो ग्लास और विंड स्क्रीन ऑफ कार। लेकिन जो विंडो ग्लास होते हैं या जो कार की विंड स्क्रीन होती है वहां पे इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलती। वजह? जी, तो बेटे इसकी वजह आपको इस टॉपिक इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म से मिलेगी। हमने कहा था कि जो सोप है ना वो बहुत बारीक होती है, थिन फिल्म होती है, तो वहां पे इंटरफेरेंस होती है। जैसा कि इस मिसाल से हमने समझा था कि थिन फिल्म के अंदर ना दो लेयर होती है, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर, नीचे वाली लेयर। लाइट कुछ अपर लेयर से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है और कुछ नीचे जाके लोअर लेयर से रिफ्लेक्ट होकर जाती है। ये दोनों आपस में इंटरफेयर करती हैं और हमें पैटर्न नजर आता है। लेकिन बेटे
जो विंड स्क्रीन की बात कर रहा है या जो ग्लास की नॉर्मल स्क्रीन होती है वो बहुत मोटी होती है, यानी इतनी बारीक तो होती नहीं है कि वहां से इंटरफेरेंस हो सके। ओके जी। तो कहता है सोप बबल हैज थिन फिल्म, उसकी बारीक फिल्म होती है या थिकनेस होती है, ऑफ वेरिंग थिकनेस, हाँ उसकी जो थिकनेस है वो भी तब्दील होती रहती है, कहीं पर वो थोड़ी सी ज्यादा मोटी होती है, कहीं पर थोड़ी सी पतली होती है। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स अपर एंड लोअर सरफेस, कुछ लाइट अपर सरफेस से मैंने आपको दिखाई और कुछ लोअर से। अंडर गोज थिन फिल्म इंटरफेरेंस, वो लाइट दोनों साइडों से जाकर इंटरफेयर कर जाती है, प्रोड्यूसिंग कलर्ड पैटर्न, और कलर वाला पैटर्न देखने को मिलता है। ऑर्डिनरी ग्लास विंडो यानी आम जो ग्लास की विंडोज होती हैं या कार की जो विंड स्क्रीन होती है वो जनरली टू थिक, वो सोप के जितनी बारीक तो नहीं ना, मोटी है। डू नॉट प्रोड्यूस ऑब्जर्वेबल थिन फिल्म इंटरफेरेंस, यानी वहां पे ये इंटरफेरेंस नहीं हो पाती पैटर्न अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ओके बेटे जी, मूव टू द क्वेश्चन 4। कहता है इफ द होल अपरेटस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपने पढ़ा ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर उसका पूरा अपरेटस सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी में डुबो दिया जाए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंजेस, तो फ्रिंज पर क्या इफेक्ट मिलेगा। तो बेटे इसका आंसर देखते हैं। व्हेन द अपरेटस इज सबमर्ज्ड इन वाटर, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है, पहली बात समझनी है हमने, क्योंकि जो इसमें लाइट इस्तेमाल होती है ना इस प्रोसेस में, इस अपरेटस में, तो लाइट की वेवलेंथ कम हो जाती है। वजह मैं बताता हूँ। वजह यह है कि जब हम पानी में डालते हैं ना पूरा अपरेटस, तो पानी के मॉलिक्यूल तो करीब करीब होते हैं, ठीक है, जबकि बाहर जो एयर होती है उसके मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर होते हैं, क्योंकि वो गैस है, एयर है। तो जब आपने पानी में डाला, अब यहां पर ना नीचे उसकी वजह लिखी कि पानी के मॉलिक्यूल क्लोज टुगेदर यानी करीब होते हैं, स्ट्रॉन्गर या मोर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन विद लाइट, तो वो आने वाली जो लाइट की वेव्स हैं उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं ये करीब पड़े मॉलिक्यूल, ठीक, जिसकी वजह से बेटे उनकी लो स्पीड हो जाती है। क्या ख्याल है, जब आने आने वाली लाइट को ज्यादा करीब करीब मॉलिक्यूल मिलेंगे तो स्पीड कम ही हो जाएगी। और आपने रिलेशन पढ़ा ना v इक्वल टू एफ लेमडा, तो इट मीन इसमें, अच्छा इसमें ना फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब बेटे स्पीड कम हुई है तो लेमडा भी तो कम होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी और लेमडा, या स्पीड और लेमडा, तो स्पीड कम होने पर लेमडा भी कम होगी। तो इसलिए उसने लिखा है कि शॉर्टर वेवलेंथ, तो ऊपर भी यही बात है फिलहाल कि वेवलेंथ कम हो जाती है कब, जब लाइट वाटर में ट्रेवल करती है ना, यानी पूरा अपरेटस आपने वाटर में डाल दिया। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यंग एक्सपेरिमेंट का, जिसके मुताबिक जो लेमडा है, ये फार्मूला ना डेल्टा वाई इक्वल टू एल लेमडा बाई डी, लेमडा और डेल्टा वाई का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अभी आप देख के हटे हो कि लेमडा यानी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम, तो बेटे डेल्टा वाई भी तो कम होगा। अब सवाल पैदा होता है कि डेल्टा वाई है क्या। मैं आपको इस डायग्राम में एमसीक्यूज में भी समझाया मैंने। डेल्टा वाई बेसिकली ये ब्राइट फ्रिंज है ब्लू वाली, फिर ब्राइट फ्रिंज और दरमियान में डार्क फ्रिंज, ब्राइट और ब्राइट के दरमियान का डिस्टेंस है डेल्टा वाई, ठीक है, या डार्क और डार्क के दरमियान का डिस्टेंस, यानी ये डार्क और ये डार्क, इनके दरमियान का डिस्टेंस भी डेल्टा वाई। तो बेटे डेल्टा वाई मैंने आपको बताया कम होगा, यानी ये फ्रिंजेस करीब करीब आएंगी जब डिस्टेंस कम या छोटा होगा। तो ये बात है कि डेल्टा वाई कम होगा। तो कहता है कि फ्रिंज सेपरेशन डिक्रीज, डेल्टा वाई क्या है, फ्रिंज के दरमियान का डिस्टेंस या सेपरेशन कम हो जाएगी। देयरफॉर यही वजह है कि फ्रिंज बिकम क्लोज टुगेदर, फ्रिंजेस आपस में करीब करीब आ जाएंगे। ओके बेटे, तो सवाल 5वें में मूव करते हैं। कंपेयर द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। हमने ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है यंग का, ये लाइट के हिसाब से पढ़ा है। तो कहता है कि आपने कंपेयर करना है लाइट और साउंड वेव दोनों का, लाइट का भी और साउंड, लाइट का तो पढ़ा ही है, साथ साथ साउंड के साथ कंपेयर करना है, जिसमें आपने सिमिलैरिटी बतानी है और डिफरेंसेस बताने हैं। सिमिलैरिटी मतलब क्या क्या दोनों में सेम चीजें हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके बेटा जी, तो लाइट वेव और साउंड वेव को मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं। लाइट वेव में टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग टू नैरो स्लिट। तो आपको याद होगा कि क्या होता था, पीछे से एक सोर्स था लाइट का, तो वहां से तो एक लाइट निकलेगी ना इस तरह, आगे आप दो स्लिट रख देते थे, टू नैरो स्लिट, यानी ये एक बैरियर, दरमियान में ये वाले खाली जगह स्लिट, फिर नीचे वाला बैरियर, तो ये दो स्लिट बन गए, एक ये खाली जगह स्लिट, एक ये खाली जगह स्लिट। तो यहां से जब लाइट ये वाली गुजरती थी, तो चूंकि ये पीछे एक ही सोर्स से आ रही है ना, तो ये दोनों लाइट कोहेरेंट लाइट थी।
कोहेरेंट लाइट मतलब इनके दरमियान एंगल का या फेज का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो ये पहला लाइट में पॉइंट है। साउंड वेव में भी हम टू कोहेरेंट साउंड सोर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग टू ओपनिंग या स्पीकर कनेक्टेड टू सेम सोर्स। यानी यहां भी बेटे जो है ना साउंड, उसका एक सोर्स है, उसके साथ दो स्पीकर अटैच किए होते हैं, एक स्पीकर ये एक स्पीकर ये। पहले स्पीकर से जो लाइट साउंड निकलेगी वो एक सोर्स मानी जाएगी, और दूसरी की जो आवाज या साउंड निकलेगी वो दूसरी सोर्स मानी जाएगी। तो ये दोनों आपस में इंटरफेरेंस करेंगी। अब ये जो दोनों वेव्स हैं साउंड की वेव, ये भी कोहेरेंट है। कोहेरेंट क्यों है? क्योंकि इनका भी पीछे जो सोर्स है वो एक है। तो इस तरह से ये दोनों में क्या हो गई, तकरीबन सेम चीजें हो गई। या इसको डिफरेंट भी कह सकते हो। डिफरेंट इसलिए कि वो वहां पर दो स्लिट का इस्तेमाल करते हो, यहां पर दो स्पीकर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। अगली बात, इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन। आप लाइट है ना तो आगे यहां पर स्क्रीन रखते थे जहां पर आपको यहां पर इंटरफेरेंस मिलती थी। साउंड में इंटरफेरेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय चेंजेस इन लाउडनेस। हम सुनते हैं आवाज को साउंड के अंदर ना, तो आवाज में चेंजिंग आती है, कभी ऊंची आवाज कभी नीची या मध्यम आवाज। तो इससे पता चलता है कि इंटरफेरेंस हो रही है। और इधर स्क्रीन के ऊपर आपको कभी डार्क पॉइंट नजर आते हैं, कभी ब्राइट, फिर दरमियान में, फिर उसके बाद डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट, ऐसे। यानी डार्क डार्क दरमियान में ब्राइट। तो इस तरह के पैटर्न मिलते हैं लाइट में। और साउंड के अंदर लाउडनेस के हिसाब से आवाज ऊंची आवाज नीची, आवाज ऊंची आवाज नीची। लाइट का तीसरा पॉइंट है कि लाइट प्रोड्यूसेस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। तो ये मैं जो कह रहा था कि डार्क पॉइंट या फ्रिंज मिलता है और ब्राइट फ्रिंज मिलता है। जबकि साउंड के केस में ना, साउंड प्रोड्यूसेस रीजन ऑफ लाउड एंड वीक साउंड। तो कभी लाउड साउंड होगा और कभी वीक साउंड होगा। अगर कोई बच्चा ये तीन पॉइंट भी कर ले डिफरेंस के तो बड़े अच्छे पॉइंट है, चौथा भी समझ लो अगर समझना है तो। लाइट हैज वेरी स्मॉल वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है। साउंड के हिसाब से तो साउंड हैज मच लार्ज वेवलेंथ। तो ये चार चार डिफरेंसेस कह लेते हैं। सिमिलैरिटी क्या है दोनों के केस में? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों इंटरफेरेंस कर लेते हैं। ठीक है। कब? जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी वेव्स आपस में सुपरपोजिशन करती हैं, मिलती हैं, तो इंटरफेरेंस कर लेते हैं। ये कॉमन सिमिलर बात है जी। तो बेटे मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। कहता है फॉर अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यानी हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ी थी ना, जिसमें बहुत सारी स्लिट्स वगैरह होती हैं। इसमें एडवांटेजेस यानी फायदे बताने हैं तीन चीजों के। नंबर 1, मैनी स्लिट यानी बहुत सारे स्लिट लगाएं तो क्या फायदा है। नंबर 2 या बी केस है नैरो स्लिट, यानी अगर तंग तंग स्लिट लगाएं तो क्या फायदा है। उसके बाद सी केस है क्लोजली स्पेस्ड स्लिट, यानी ऐसी स्लिट जो क्लोजली पड़ी हो। ओके बेटे, तो हम यहां से समझते हैं। नंबर 1 है मैनी स्लिट। जब मैंने बहुत सारी, देख रहे हैं मैंने कितनी ज्यादा ये स्लिट लगाई हुई है सारी की सारी। तो बेटे आपको जो पैटर्न नजर आ रहा है इसमें, ये जो ब्राइट लाइन नजर आ रही है ना, ये वाली ये वाली, ये और ये कितनी ज्यादा शार्प है, बारीक है और आसानी से डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, यानी आप फर्क कर सकते हैं। तो मैनी स्लिट के ये फायदे हैं। कौन से? शार्प और नैरो प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा यानी ये जो ब्राइट लाइंस है ये आपको शार्प मिलेंगी और नैरो यानी बारीक मिलेंगी। देयरफॉर स्पेक्ट्रल लाइंस आर ब्राइट, और ज्यादा ब्राइट भी मिलेंगी। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश मोर क्लियरली, और आप इसको क्लियरली फर्क कर सकते हो दरमियान वाले डार्क फ्रिंज से, डार्क जगह से। दूसरी बात है नैरो स्लिट। नैरो स्लिट यानी तंग तंग स्लिट। तो आप देख सकते हैं यहां पर स्लिट कितनी नैरो है। आप कहेंगे सर ऊपर तो इससे भी नैरो है, लेकिन इसका ताल्लुक आप ये वाले बैरियर से देखें। बैरियर कितना मोटा है और उस हिसाब से स्लिट कितनी नैरो है, इस हिसाब से। तो नैरो स्लिट होने से क्या फायदे हैं? तो कहता है कि नैरो स्लिट प्रोड्यूस मोर प्रोनाउंस्ड डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन ज्यादा होती है, मतलब आपको ज्यादा फैले हुए ब्राइट कलर के पैटर्न नजर आएंगे। ठीक है, डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी ना, तो डायफ्रैक्शन ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगी, जिसकी वजह से आपको फैली हुई ब्राइट लाइंस नजर आएंगी। अलोइंग द वेव्स टू सेपरेट, वेव्स फैल जाएंगी। एंड फॉर्म अ क्लियर डायफ्रैक्शन पैटर्न, और इससे डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको मोटे मोटे लाइन नजर आएंगे। यहां पर मैं फिर बता रहा हूं ये स्लिट नैरो है एज कंपेयर टू द बैरियर। साथ वाले जो बैरियर हैं ये वाले, इसे ब्लैक ब्लैक, इनके हिसाब से बहुत बारीक है ये वाली स्लिट। और जब ज्यादा बारीक स्लिट होती हैं तो फिर होने वाली डायफ्रैक्शन उतनी ज्यादा होती है, यानी वो फैल जाती है ज्यादा लाइट। ठीक है। सी केस है हमारे पास ग्रेटिंग विद क्लोजली स्पेस्ड स्लिट, यानी ऐसी स्लिट लेनी है जो क्लोजली पड़ी हो।
तो आप देखेंगे कि ये स्लिट में कितना थोड़ा फासला है। यहां पर ऊपर क्या था, स्लिट स्लिट जो है वो दूर दूर है, यानी ये पहली स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, दरमियान में ठीक ठाक फासला। लेकिन यहां पर पहली स्लिट ये देखें, दूसरी स्लिट, दरमियान में इतना फासला नहीं। अब आप अगेन सोचेंगे कि सर यहां पर सबसे पहले केस में तो स्लिट और भी ज्यादा करीब नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन यहां पर स्लिट भी तो मैं नहीं है बहुत ज्यादा, नीचे इतनी ज्यादा तो नहीं है ना ऊपर वाले हिसाब से। तो हमने हर केस को अलग अलग रख के स्टडी करना है। तो यहां पर अगर मैं स्लिट को क्लोजली रखता हूं, जैसा कि यहां पर कंपेयर टू द अबव वन, ऊपर वाली के हिसाब से, तो क्या होगा, तो बेटे यहां पर एंगल का फर्क आ जाएगा। कैसे, यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो थीटा है ये ज्यादा हो गया, थीटा इनके दरमियान। तो कहता है कि क्लोजली स्पेस्ड स्लिट, अगर ये स्लिट हुई करीब, ठीक है, गिव स्मॉल ग्रेटिंग एलिमेंट डी, यानी इनके दरमियान स्लिट स्लिट के दरमियान का डिस्टेंस होता है डी, वो स्मॉल हो गया। अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है कि जो डी है वो थीटा के साथ क्या ताल्लुक रखता है, फॉर्मूला देखते हैं, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। अगर मैं बेटे इस डी को जो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ ले जाऊं तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा ओवर डी। अब यहां पर हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में बेटे डी कम हुआ है। डी क्या होता है, स्लिट के दरमियान का फासला, लेकिन हमने कौन सी ली है, क्लोजली स्पेस स्लिट, ऐसी स्लिट जिनके दरमियान का फासला यानी डी कम हो। तो बेटे इसके मुताबिक थीटा क्या होगा, ज्यादा। जब एंगल थीटा ज्यादा होगा तो आप देख रहे हैं कि ये स्लिट के दरमियान थीटा एंगल बढ़ गया। सो कहता है यहां पर फ्रॉम डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, स्मॉलर डी, अगर डी छोटा हुआ, गिव लार्ज डायफ्रैक्शन एंगल, तो एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन बड़ा होगा। सो डिफरेंट वेवलेंथ आर स्पेस्ड फार्दर अपार्ट, और वो दूर होंगी एंड कैन बी सेपरेटेड मोर इजीली, और वो आपस में मिक्सअप नहीं होंगी, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके बेटा जी, मूव टू द क्वेश्चन 7। हाउ द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ गिवन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन बी इंक्रीज्ड। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आपने ऑर्डर्स कैसे इंक्रीज करने हैं? तो बेटा जी सबसे पहले डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला होता है डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। सही है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। हमने यहां पर जो एन है ना उसका नाम रखा था ऑर्डर। तो मैं पहले इस एन को सेपरेट करता हूं, तो लेमडा साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी बन जाएगा डी साइन थीटा ओवर लेमडा, ठीक है, इक्वल टू एन। तो एन यानी ऑर्डर का ये फॉर्मूला आ गया। एन क्या है, ऑर्डर। तो उसने हमें बोला है कि किस तरह से आपने ऑर्डर इंक्रीज करने हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं, मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर आप डी को देखें तो डी और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप बेटे डी बढ़ाएंगे तो एन यानी ऑर्डर भी बढ़ेंगे, तो आपको ऑर्डर इंक्रीज ही करने हैं। यानी पहला तरीका यह है कि आप डी बढ़ा दें। डी क्या चीज थी, डी थी स्लिट के दरमियान सेपरेशन, स्लिट के दरमियान सेपरेशन। तो अगर स्लिट के दरमियान फासला या सेपरेशन आप इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो एन जो है यानी ऑर्डर्स जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऑर्डर ही इंक्रीज करने हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया। नंबर 2, एन जो है वो लेमडा के साथ कैसे रिलेट करता है, इनवर्स रिलेशन है। आपने अगर ऑर्डर बढ़ाने हैं, एन बढ़ाना है, तो बेटे लेमडा वेवलेंथ कम करनी पड़ेगी। तो दूसरा जो तरीका है एन बढ़ाने का, तो बेटे वो है लेमडा, जो कि लाइट की वेवलेंथ है, यानी मैं लिखता हूं वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो लाइट की वेवलेंथ यानी लेमडा है वो क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, वेवलेंथ कम कर दें, तो एन अगेन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसी लाइट यूज करें जिसकी वेवलेंथ कम हो, जैसा कि ब्लू लाइट, जबकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती। ठीक है, उसके बाद बेटे एन बढ़ाना है ना, तो साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। अब आपको पता है साइन हो, कोज हो, टेन हो, ये मैक्सिमम 1 ही होते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा वो अगर 1 हो जाए तो ये मैक्सिमम माना जाता है ना, अगर 1 हो जाए तो ये बेटे मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम होने पर एन यानी नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज होंगे। तो ये 3 तरीकाकार हैं जिससे आप एन यानी नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ा सकते हो जी। तो बेटे मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। कहता है एक्सप्लेन हाउ द पैटर्न वुड चेंज, यदि पैटर्न किस तरह से चेंज होगा
इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड विद ब्लू लाइट इन गिवन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में अगर आप रेड लाइट इस्तेमाल कर रहे थे और उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, ब्लू लाइट के साथ, तो पैटर्न कैसे चेंज होगा। तो बेटे हम अभी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में फॉर्मूला देख के आए हैं, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। अब यहां पर ना लेमडा की बात है, अगर मैं रेड लाइट पहले यूज कर रहा था तो बेटे उसकी लेमडा ज्यादा होती, बड़ी होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती। अब मैंने रेड लाइट को किसके साथ रिप्लेस करना है, ब्लू लाइट के साथ, तो बेटे उसकी वेवलेंथ यानी लेमडा छोटी होती। ठीक है, तो पहली बात के लेमडा छोटी हो जाएगी, उससे क्या होता है वो देखते हैं, पहले इतना कर लेते हैं कि जो ब्लू लाइट है ना शॉर्टर वेवलेंथ होती है देन रेड लाइट, यानी रेड के हिसाब से ब्लू के पास वेवलेंथ क्या होती है, छोटी। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर वेवलेंथ यानी लेमडा छोटी हो गई है तो बेटे थीटा भी छोटा हो जाएगा, एंगल। तो कहता है कि स्मॉलर वेवलेंथ यानी वेवलेंथ छोटा होने पर स्मॉलर डायफ्रेक्शन एंगल, तो एंगल थीटा भी छोटा हो जाएगा। इट मीन लाइट जो है वो जाती जाती ऐसे सीधी जा रही है और वो थोड़ी बेंड करेगी, यानी थीटा जो है वो छोटा होगा। लेकिन अगर थीटा बड़ा होने से क्या हो रहा था कि लाइट जाते जाते ज्यादा ही बेंड कर जाए, यानी थीटा क्या हो, बड़ा हो। लेकिन हमारे केस में चूंकि हमने ब्लू लाइट यूज कर ली है जिसकी छोटी वेवलेंथ पे थीटा छोटा, जिसकी वजह से देयरफॉर व्हेन रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट, तो जब रेड को ब्लू से रिप्लेस किया तो क्या होगा, डायफ्रैक्शन मैक्सिमा मूव क्लोजर टू द सेंट्रल मैक्सिमा। यानी स्क्रीन के ऊपर अगर मैं यहां पर स्क्रीन बनाऊं तो स्क्रीन के ऊपर जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंटर पॉइंट, सेंटर फ्रिंज डार्क होती, सॉरी ब्राइट होती है, मैक्सिमम होती है, तो उसके करीब करीब आ जाएंगे दूसरे मैक्सिमा। यानी ब्राइट के बाद डार्क होगा लेकिन जो अगला ब्राइट होगा वो करीब आ जाएगा, फिर अगला ब्राइट करीब आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट इतनी दूर बेंड करेगी ही नहीं, लाइट बेंड करेगी थोड़ी थोड़ी, यानी वो सेंटर के करीब करीब ही रहेंगे। तो यही बात उसने लिखी है कि डायफ्रैक्शन मैक्सिमम जो बनेंगे ना, यानी ब्राइट कलर के पॉइंट या ब्राइट कलर के फ्रिंजेस, वो मूव क्लोज, वो क्लोज क्लोज हो जाएंगे सेंट्रल मैक्सिमम के करीब। इसी तरह से डायफ्रैक्शन पैटर्न बिकम मोर कंप्रेस, डायफ्रैक्शन छोटी सी जगह पे ही रहेगी। वही बात कि अगर एंगल बड़ा होता तो ज्यादा डायफ्रैक्ट करती, अब एंगल छोटा है तो वो कंप्रेस्ड सी रहेगी। उसके बाद तीसरा फर्क क्या होगा, मोर ऑर्डर्स मे बी ऑब्जर्व्ड बिकॉज ब्लू लाइट हैज शॉर्ट वेवलेंथ। क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है तो ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। अभी मैं बता के आया हूं कि वेवलेंथ कम करने से ऑर्डर बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले में दोबारा दिखा देता हूं, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। सही, अगर मैं लेमडा को दूसरी तरफ ले जाऊं, इधर से कट करके दूसरी तरफ ले जाऊं, तो ये बन जाएगा डी साइन थीटा ओवर लेमडा इक्वल टू एन। अब चूंकि हम ब्लू लाइट यूज कर रहे हैं जिसकी लेमडा वेवलेंथ ये वाली छोटी है, तो बेटे एन बढ़ेगा। एन क्या है, ऑर्डर है, यानी ज्यादा आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंज ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है, ओके बेटा जी, लास्ट सवाल है, वाई सेंट्रल स्पॉट इन न्यूटन रिंग इज डार्क। न्यूटन की रिंग में जो सेंटर वाला स्पॉट या पॉइंट होता है वो डार्क क्यों होता है। जी बेटे, इसका आंसर क्या है वो देख लेते हैं, लेकिन पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ये न्यूटन की रिंग है, यहाँ पे जो बिल्कुल सेंटर पे स्पॉट है वो आपको डार्क ब्लैक नजर आ रहा है ना, डार्क ब्लैक सा। तो इसकी वजह क्या है, जब हमने ये रिंग्स बनाई थी ना तो हमने इस तरह का यूज किया था, ये वाला है लेंस। ठीक है, तो हमने कॉन्वेक्स सरफेस यूज की थी लेंस की, नीचे वाली सरफेस कॉन्वेक्स है, और नीचे साथ में प्लेन ग्लास की एक प्लेट ली थी नीचे वाली। ठीक है, अब यहां पर बिल्कुल सेंटर वाली पोजीशन पे हम देखते हैं, तो सेंटर वाली पोजीशन जो है वो ये पॉइंट बनता है। आप देख रहे हो कि अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं ना, तो ये ऊपर वाला लेंस और नीचे वाली प्लेट, इसके दरमियान ये एयर यहां से यहां तक मौजूद है, लेकिन इस सेंटर वाले पॉइंट पर तो कोई एयर मौजूद नहीं है। लिहाजा जब लाइट इस तरह से आ रही है ना, लाइट चली आ रही है, वो इस पॉइंट पर 180 डिग्री उलट जाती है, यानी आने वाला क्रस्ट जो है वो ट्रफ बन जाता है। जब लाइट ऊपर जाएगी तो ये क्या होगा, ये उल्टी हो जाएगी। यानी आप देखें कि अभी ना सेंटर पॉइंट पे ये ऊपर को बाहर को हिस्सा है यानी क्रस्ट है, लेकिन इस सेंटर पॉइंट पे टकराने के बाद जो ये ब्लू वाली लाइट मैंने बनाई है ये बिल्कुल उल्टा बन चुका है ऐसे। ठीक है, तो अब ये दोनों वेव्स क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ कैंसलेशन करेंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, जिसकी वजह से एक डार्क कलर का स्पॉट मिलेगा। ओके बेटे,
तो कहता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी वो जो कॉन्टेक्ट का पॉइंट है, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इज जीरो, वहां पे एयर कोई नहीं होती, नहीं होती। वन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज अंडर गो फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, यानी आने वाली जो वेव है ना, वो 180 का फेज चेंज या उल्टी हो जाएगी या पाई रेडियन, 180 डिग्री रेडियन में पाई रेडियन बराबर होते हैं ना, अपॉन रिफ्लेक्शन, जब वो रिफ्लेक्शन करेगी। दस टू रिफ्लेक्टेड वेव्स इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, अब ये दोनों वेव्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। देयरफॉर द सेंट्रल स्पॉट इज डार्क,